सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। यहाँ जो फर्स्ट टॉपिक आपकी बुक में दिया गया है वो है हाउ इज़ अ मेजर पॉलिसी डिसीजंस आर टेकन। यानी हमारे देश में मतलब इंडिया के अंदर मेजर पॉलिसी डिसीजंस यानी कुछ जो बड़े डिसीजंस होते हैं वो किस तरीके से लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में पहला टॉपिक है। तो यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू इस चीज़ को समझाया गया है, जो कि है एक गवर्नमेंट ऑर्डर। ये गवर्नमेंट ऑर्डर क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर का मतलब होता है वो एक ऑर्डर या फिर वो एक लॉ जो कि पास किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर या फिर एक लॉ जो है पास किया गया गवर्नमेंट द्वारा कौन से ईयर में? 1990 में। 13 अगस्त 1990 में एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया गया इंडिया की गवर्नमेंट द्वारा। ठीक है, जो जिसका नाम क्या था? ऑफिस मेमोरेंडम। यानी ऑफिस मेमोरेंडम नाम का एक गवर्नमेंट ऑर्डर जो है साइन किया गया या फिर इशू किया गया। कब? 1990 में। ओके, तो अभी ऑर्डर था क्या, यानी ऑफिस मेमोरेंडम था क्या? व्हाट इज मीन्ड बाय ऑफिस मेमोरेंडम? तो ये जो ऑफिस मेमोरेंडम था या फिर ये जो ऑर्डर था, इसमें ये चीज़ की तरफ ये शो करता था कि जो एसी, एक मिनट, यहाँ पर ये जो है ये मिसप्रिंट है। ठीक है, ये एसी नहीं है, एससी है। ठीक है, जो एससी यानी शेड्यूल्ड कास्ट एंड एसटी यानी जो शेड्यूल्ड ट्राइब हैं, उनको छोड़ के एक और बैकवर्ड कैटेगरी जो है रखी गई। ठीक है, बैकवर्ड कैटेगरी जिसका नाम था सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। यानी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस के लिए 27% जॉब रिजर्वेशन सरकार द्वारा दिया गया। यानी ये जो थी, ये जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो क्लासेस थी, ये वो क्लास थी जिनको सोशल इन्वायरमेंट में या फिर हमारे समाज में इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी जितनी दूसरी समाजों को मिलती थी या फिर दूसरी सोसाइटियों को मिलती थी। ठीक है, तो उनके लिए भी मतलब जो इंडिया की गवर्नमेंट है उन्होंने ये लॉ पास किया कि 27% जॉब रिजर्वेशन उनके लिए भी होगा। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर था यानी जो ये ऑफिस मेमोरेंडम नाम का ऑर्डर पास किया गया था, ये मंडल कमीशन ने पास किया गया था, मंडल कमीशन द्वारा। अब ये मंडल कमीशन था क्या? ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, मंडल कमीशन। ठीक है, मंडल कमीशन अब था क्या? मंडल कमीशन उसको रेफर करता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। मंडल कमीशन, इट वॉज द सेकेंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। यानी ये एक ऐसा बैकवर्ड क्लास के लिए कमीशन, यानी एक ऐसी यू कैन से संगठन बना था या फिर एक ग्रुप बना था लोगों का, जो जो वो लोग जिन जो मतलब सोसाइटी में बहुत बैक थे, यानी बहुत पीछे की किसको फॉलो करते थे? रिचुअल्स को फॉलो करते थे। उनका डेवलपमेंट करने के लिए एक बहुत सारे ग्रुप बनाए गए थे। उनमें से जो सेकेंड एक ग्रुप था इंडिया के अंदर, उसका नाम क्या था? उसका नाम था मंडल कमीशन। ठीक है, ये जो था मंडल कमीशन नाम का ग्रुप, ये कब बना था? ये बना था 1979 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इट वॉज अपॉइंटेड 1979 और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर बना था? बीपी मंडल। ठीक है, बीपी मंडल। तो ये जो है याद रखने वाली चीज़ इसमें ये है कि बीपी मंडल जो है इसके कौन थे? चेयरमैन थे। बीपी मंडल कौन थे? जो ये ग्रुप बना था या फिर जो ये कमीशन बना था, बीपी मंडल इसके चेयरमैन थे। ठीक है, और इसका नाम मंडल कमीशन किस वजह से पड़ा? इसका नाम मंडल कमीशन इस वजह से पड़ा क्योंकि इसके जो इसके कमीशन के जो चेयरमैन थे उनका नाम क्या था? मंडल था। जो उसका उनका सरनेम था वो क्या था? मंडल। तो उनके नाम पर ही उस कमीशन का नाम रखा गया। ओके, तो बीपी मंडल के नाम पर ही मंडल कमीशन का नाम रखा गया। ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो इट इज़ अपॉइंट फॉर आइडेंटिफाई एसीबीसी इन इंडिया एंड टू रिकमेंड स्टेप फॉर देम। ये जो ग्रुप है यहाँ पे जो इंडिया में जो लोग थे, ये जो ये ग्रुप था, ये जो सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस का ये जो ग्रुप था, इसको कोई भी जानता नहीं था। इनके पास मतलब अपनी कोई खास पहचान नहीं थी इंडिया के अंदर। तो इस ग्रुप की पहचान करने के लिए यहाँ पर क्या किया गया? यहाँ पर ये कमीशन बनाया गया। किसकी पहचान करने के लिए? ये एसीबीसी क्लासेस थी इंडिया के अंदर, और ताकि उनके लिए कुछ उनके डेवलपमेंट करने के लिए और इंडिया में क्या हो सके,
कुछ कदम उठाए जा सकें उनके ग्रो होने के लिए, इसलिए ये कमीशन बनाया गया। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कमीशन गेव इट्स रिपोर्ट्स इन 1980। कमीशन जो है अपनी रिपोर्ट देता है 1980 में, मतलब अब इसके बारे में हम आगे बात करते हैं 1980 में तक क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर बीच में जो है ये मंडल कमीशन के आगे आ जाता है लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन क्या होते हैं, 1918 में लोकसभा इलेक्शन होते हैं। तो एक जनता दल, ये जो है बहुत 1918 के टाइम पे बहुत ज़्यादा जो है सपोर्टिव पार्टी थी लोगों के द्वारा, जनता दल। ठीक है, तो जनता दल नाम की जो पार्टी थी इतनी सपोर्टिव क्यों थी ये, क्योंकि इसने प्रॉमिस किया था कि जैसे ही वो मतलब पावर में आएगी तो वो मंडल कमीशन मतलब यहाँ तक अभी हुआ नहीं था, लेकिन उन्होंने ये वादा किया था कि वो मंडल कमीशन को और ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे देंगे, इम्प्लीमेंट कर देंगे मंडल कमीशन को इंडिया के अंदर। ठीक है, वो पावर में आ जाएगी मंडल कमीशन जो है। ठीक है, तो और इसी जो प्रॉमिस से जो लोग थे वो बहुत खुश हुए, उनकी तरफ क्या हुए, उनकी तरफ वो क्यूरियस हुए कि, और उस वजह से वो जो है जनता दल था, इन दी एंड में जनता दल जो है वो लोकसभा इलेक्शन जीत गई, जो जनता दल पार्टी थी, है ना। और उन्होंने अपने एक रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम था वीपी सिंह इंडिया के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बन गए इंडिया के। ये जो आप फोटो देख पा रहे हैं वीपी सिंह का फोटो है। ओके, तो ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के। जनता दल पार्टी का नाम था इनका, जिसकी वजह मतलब जिसकी सपोर्ट में बहुत ज़्यादा थे उस टाइम पर लोग। ठीक है, तो एक ऑफिस मेमोरेंडम रिगार्डिंग रिजर्वेशन वॉज ब्रॉट। उस टाइम पे जब ये वीपी सिंह जो है क्या बन गए, वीपी सिंह एट द टाइम व्हेन जनता दल इज केम इन दी पावर इन इंडिया, तो वहाँ पर जो ऑफिस मेमोरेंडम था वो लाया गया, यानी ऑफिस मेमोरेंडम फाइनली सक्सेस हुआ गया वहाँ पर। किस टाइम पर, जब जनता दल नाम की जो पार्टी थी वहाँ पर आ गई, इंडिया के अंदर आ गई। ठीक है, तो वहाँ पर जो रिजर्वेशन था वो छोड़े गए बैकवर्ड क्लासेस के लिए। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से। ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन हिज एड्रेस टू द पार्लियामेंट अनाउंस द इंटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन। जो प्रेसिडेंट थे इंडिया के, उन्होंने ये एड्रेस किया या फिर ये अनाउंस किया कि गवर्नमेंट जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, जैसी मतलब पावर में आ गई ना, तो उन्होंने तुरंत ही मंडल कमीशन को बैकवर्ड क्लासेस के लिए काम करने के लिए पावर में ले आया। ठीक है, मंडल कमीशन जो है पावर में कब आया, एट द टाइम व्हेन जनता दल केम इनटू द पावर इन इंडिया, मतलब जैसे ही जनता दल पावर में आया उसी टाइम पे मंडल कमीशन भी इंडिया में आ गया। ठीक है, ऑन 6 अगस्त यूनियन कैबिनेट टुक फॉर्मल डिसीजन टू इम्प्लीमेंट रिकमेंडेशन। एक यूनियन कैबिनेट जो होती है इंडिया की, वो फॉर्मल डिसीजन लेने लगी। मतलब जो यूनियन कैबिनेट थी, यानी जो कैबिनेट एक मतलब ऐसा इंडिया में ग्रुप होता है मिनिस्टर्स का, जिसमें बहुत सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो आते हैं और वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों के ऊपर चर्चा करी जाती है। क्या करी जाती है, चर्चा करी जाती है बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है, तो वहाँ पे और डिसीजंस जो हैं फाइनली लिए जाते हैं। तो वहाँ पे एक यूनियन कैबिनेट जो है फॉर्मल डिसीजंस लेती थी, तो उन्होंने भी ये जो रिकमेंडेशन था ये इम्प्लीमेंट करने की क्या दे दी, परमिशन दे दी। ठीक है, तो नेक्स्ट डे जो मतलब उससे अगले दिन 6 अगस्त से जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह थे, उन्होंने पार्लियामेंट को इन्फॉर्म किया अबाउट द डिसीजन थ्रू स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, तो पार्लियामेंट को ये कि मतलब हमको दोनों ही जो क्या है हाउसेज हैं उनसे परमिशन मिल चुकी है, इसलिए ये लॉ जो है पास किया जा रहा है इंडिया में। तो इस चीज़ के बारे में वीपी सिंह ने क्या दी, खबर दी पूरे मतलब इंडिया के अंदर। ठीक है, दैट मीन फाइनली ये जो लॉ था ये पास, या फिर ये जो रिजर्वेशन का जो आइडिया था ये पास हो गया, क्या यूनियन ऑफिस मेमोरेंडम जो था। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं, द डिसीजन ऑफ कैबिनेट वॉज सेंड टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। अब ये जो जब इन दी एंड में इसके बाद क्या होता है, जब ये कैबिनेट मिनिस्टर्स जो थे, इन्होंने जब ये लॉ जो है आगे मतलब इन्होंने ये कह दिया कि हमारी तरफ से पास है, हमने ये पास कर दिया, तो इसको आगे भेजा गया। एक डिपार्टमेंट होता है जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। ठीक है, यहाँ पर भी लॉ पास करने के लिए इनसे भी परमिशन लेनी होती है। तो इस डिपार्टमेंट के पास जो है ये डिसीज़न जो है इनका गया कैबिनेट मिनिस्टर्स का। ठीक है, तो जो सीनियर्स ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट, यानी इस डिपार्टमेंट के जो ऑफिसर्स थे, उन्होंने
ड्राफ्टेड एंड ऑर्डर इन अ लाइन विद कैबिनेट डिसीजंस एंड टुक मिनिस्टर्स अप्रूवल। ठीक है, तो उन्होंने भी क्या दे दी, परमिशन दे दी, और अब ये एंड में क्या चाहते थे कि जो मिनिस्टर्स हैं उनका अप्रूवल ही चाहते थे। ठीक है, तो हम ये क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब वीपी सिंह पावर में आए या फिर वीपी सिंह की जब सरकार आई तो उन्होंने किस पे ध्यान दिया, उन्होंने मंडल कमीशन को पावर में लाने के लिए ध्यान दिया। ठीक है, उस पर फोकस किया अपना। और फिर उसके बाद क्या हुआ, एक जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, यूनियन कैबिनेट थी, उससे जो है परमिशन मिल गई, फर्स्ट थिंग। दूसरी थिंग, पार्लियामेंट जो था उसके हाउसेस से परमिशन मिल गई, दूसरी थिंग। तीसरी थिंग, जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी जो ये डिपार्टमेंट था, इससे परमिशन मिल गई। अब जो लास्ट परमिशन लेनी थी वो किसकी थी, मिनिस्टर्स की। जो बड़े बड़े मिनिस्टर्स होते हैं, यानी जो ये यूएन से जो इनके क्या कहते हैं, जो हेड होते हैं, ठीक है, जो हेड मिनिस्टर्स होते हैं, उनकी परमिशन लेनी अब रह गई थी। ठीक है, तो सीनियर ऑफिसर्स ऑफ डिपार्टमेंट ड्राफ्टेड एन ऑर्डर। ठीक है, तो उन्होंने अब मिनिस्टर्स का अप्रूवल मांगा कि बस मिनिस्टर्स का अप्रूवल आ जाए तो ये लॉ पास हो सकता है, हमारी तरफ से क्लियर है। एंड ऑफिसर साइंस ऑर्डर ऑन द बिहाफ ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऑफिसर्स ने भी ये लॉ जो है पास कर दिया। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पे यूनियन गवर्नमेंट चल रही थी। ठीक है, तो दिस वाज अ डिबेटेड इशू। अब भाई ये जो लॉ था ये इन दी एंड में पास हो गया, इंडिया के अंदर आ गया, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो लोग थे ना इस लॉ से खुश नहीं थे, या फिर इस जो ये मेमोरेंडम था इससे खुश नहीं थे। अब इसका कारण क्या है, इसी वजह से ये जो है एक डिबेटेड इशू यानी बहुत चर्चा में विषय बन गया था बहुत सारे, मतलब आने वाले कई महीनों के लिए इंडिया के अंदर। ठीक है, विवादित जिसे कहते हैं, ठीक है, विवादित, ठीक है, एक इशू बन गया था। इसके अलावा सम यहाँ पे क्यों बन गया था, क्योंकि कुछ लोग तो ये सोच रहे थे, सम पीपल फेल्ट दैट दिस वुड बी अ फियर अपॉर्चुनिटी। यानी इंडिया में जब इक्वेलिटी है, जो लोग थे वो ये कह रहे थे, मतलब इंडिया ये क्या है, इंडिपेंडेंट कंट्री है, ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। ठीक है, यहाँ पे सबको इक्वल राइट्स दिए गए हैं, तो किसी एक ही कम्युनिटी को एक्स्ट्रा राइट्स क्यों दिए जा रहे हैं। ठीक है, इसका लोग अपोज कर रहे थे। सम पीपल फेल्ट दैट दिस वुड बी अ फेयर अपॉर्चुनिटी टू दोज कम्युनिटीज हु सो फार हैड adequately being represented in the government employment। यानी इन्होंने ये कहा है कि जो लोग अभी तक गवर्नमेंट जो एम्प्लॉयमेंट में आ ही नहीं रहे थे, अब वो लोग भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में आ रहे हैं इस लॉ की वजह से। तो ये जो है इनइक्वालिटी हो रही है। ठीक है, इस इनइक्वालिटी को अपोज कर रहे थे लोग कि ये तो भाई सरासर अन्याय है उन लोगों के साथ जो इस कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो इन्होंने इसका अपोज किया लोगों ने। ठीक है, वाइल कुछ लोग इसके अलावा ये सोचते थे कि ये अनफेयर होने वाला है। ठीक है, ये अनफेयर होने वाला है, किसी को अपॉर्चुनिटी कम मिलेंगी, किसी को अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, और जो लोग मतलब घाटे में रह जाएंगे वो लोग जो बैकवर्ड कम्युनिटी से बिलोंग नहीं करते। ठीक है, तो मतलब शुरुआत से हमने ये देखा है कि जब जैसे बीपी मंडल जो है, मतलब बीपी मंडल ने मंडल कमीशन का फॉर्मेशन किया, तो जब ये ऑफिस मेमोरेंडम नाम का ये जो लॉ था या फिर ये ऑर्डर था पास हो गया, तो उस टाइम पे इंडिया में जो है बहुत सारे क्या होने लगे, बहुत सारे विवाद होने लगे, बहुत सारे वहाँ पे इसी चीज़ की बातें चलने लगी किस तरीके से लॉ जो है हटाना चाहिए। ठीक है, तो पीपल ने जो है, जो वहाँ के लोग थे इंडिया, मतलब जो इंडिया के जो लोग हैं, उन्होंने जो है कोर्ट्स में अपील की कि भाई इस जो ऑर्डर है इसको इनवैलिड जो है, इसको इनवैलिड साबित किया जाए, ये इनवैलिड लॉ है और इसको जो है क्या किया जाए, रिजेक्ट कर दिया जाए और इसको रोक दिया जाए यहीं। ठीक है, तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है इसने क्या किया, यहाँ पे बहुत सारी ये जो कंडीशंस बननी थी इन पूरे को, इस केस को जो है जोड़ लिया, और इसका जो नाम दिया गया है ना इस केस का, वो दिया गया है इंदिरा सोने एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। यानी ये जो जितने भी केसेस थे सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक नाम रख दिया जो वहाँ पे कंडीशंस बननी थी उस टाइम पे। ठीक है, तो वहाँ पे लोग अपील कर रहे थे कि जो सुप्रीम कोर्ट है इसको ये लॉ जो है या फिर जो ये ऑर्डर है इसको इनवैलिड क्या करना चाहिए, इसको इनवैलिड दे देना चाहिए, इसको इनवैलिड बता देना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये सब यहाँ की जो बहुत सारी जो वहाँ की क्या थी जो केसेस थे, वहाँ की सिचुएशंस थी, उनको देख के इन दी एंड में क्या रिजल्ट आया, इन दी एंड में एंड फाइनली इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वैलिड मेमोरेंडम। इन दी एंड जो मेमोरेंडम था वो क्या हो गया, दैट मेमोरेंडम डिक्लेयर्ड एज वैलिड मेमोरेंडम, यानी वो एक वैलिड ऑर्डर कहा गया, यानी इंडिया में जो वो था क्या, जो ऑर्डर था वो पास कर दिया गया। ठीक है,
तो हमने जहाँ ये ऊपर से पढ़ते हुए आ रहा है, हमने ये देखा कि किस तरीके से इंडिया में जो ऑर्डर्स हैं वो पास किए जाते हैं। हमने देखा, देखो किस तरीके से पहले गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट आने के बाद कितने सारे जो डिपार्टमेंट्स थे उनके पास जो है ये गई, क्या गए, मतलब अप्रूवल मांगने के लिए। ये रोल मतलब जो ये क्या था, रूल था, या फिर ये जो मतलब ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ये जो ऑर्डर पास किया गया था, जब ही पास हो सकता था जब ये देखो, पहले हमने रिसर्च एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से परमिशन ली, उसके अलावा मिनिस्टर से परमिशन ली, उसके अलावा हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से परमिशन ली। तो इतनी सारे लोगों मतलब इतनी सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेने के बाद कोई लॉ पास होता है। ठीक है, हमको इस चीज़ से ये पता लग गया। ठीक है, किस तरीके से इंडिया में लॉ पास होता है। अब यहाँ पे कहा गया है नीड फॉर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। अब पहले मैं ना आपको इससे पहले मैं इस पे आ जाता हूँ एक बार, जो इंस्टीट्यूशन है कि इंस्टीट्यूशन होता क्या है। इंस्टीट्यूशन टू अटेंड डिफरेंट टास्क ऑफ अ कंट्री, सेवरल अरेंजमेंट आर मेड फॉर दिस पीपल फॉर दिस टास्क, द पीपल और ग्रुप्स विच आर मेकिंग दिस टास्क आर कॉल्ड इंस्टीट्यूशन। यानी इंडिया में बहुत सारे देखो काम होते हैं, जैसे अभी लॉ बनाने का काम, तो लॉ बनाने के काम के लिए बहुत सारे लोग जो है अपॉइंट किए जाते हैं कि नहीं किए जाते। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारे डिपार्टमेंट्स देखे। ठीक है, और जो ये हाउसेस थे पार्लियामेंट के ये देखे। ठीक है, तो इन्होंने अलग अलग ये जो लॉ बनाने का टास्क था, इसके लिए इतने सारे लोग हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉ को देश के अंदर क्या करने का, लागू करने का जो काम है, उसके लिए और सारे और अलग अलग लोग होते हैं। अब लॉ जो है अच्छी तरीके से मतलब जो ये है, इसमें कुछ लॉ गलत तरीके से तो इंडिया में यूज़ नहीं हो रहा, कंट्री में यूज़ नहीं हो रहा। इसकी देखभाल करने के लिए भी अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। तो इस तरीके से क्या होते हैं, अलग अलग टास्क को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग अरेंजमेंट बनाए जाते हैं ग्रुप्स के और पीपल्स के। उन अरेंजमेंट को या फिर उन लोगों को हम क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। ठीक है, इंस्टीट्यूशन याद रखने वाला है। यहाँ पे जो चैप्टर है इसका नाम ही है वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन। हम भी जानते हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, यानी पूरे चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि इंस्टीट्यूशंस यानी जो वो लोग हैं वो किस तरीके से काम करते हैं इंडिया के अंदर। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। तो अब हम देख लेते हैं नीड क्या है, यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत क्या है हमें। ठीक है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंश्योरिंग द सिक्योरिटी टू द सिटीजन्स एंड प्रोवाइड फैसिलिटीज़ फॉर एजुकेशन एंड हेल्थ टू द पीपल। यानी ये है, अगर हमारे पास इंस्टीट्यूशंस नहीं होंगे, यानी डिफरेंट टास्क को करने के लिए लोग नहीं होंगे, जैसे पीएम नहीं होंगे या प्रेसिडेंट नहीं होंगे, तो हमारे पास क्या नहीं होगी, हमारे पास सिक्योरिटी नहीं होगी, सिटीजन्स के पास सिक्योरिटी नहीं होगी। ठीक है, उनके पास एजुकेशन की कोई फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, उनके पास हेल्थ की कोई फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कराई जाएंगी, ऐसे इस टाइम पे गवर्नमेंट में कराई जा रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे, मतलब जो इंडिया में लोग जो लीडर्स हैं वो क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं टैक्सेस को, जिस वजह से, और वो जो है मतलब एडमिनिस्ट्रेशन पे काम करते हैं, मतलब जो हमारे इंडिया के डेवलपमेंट में काम करते हैं। ठीक है, टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो इंडिया का मतलब जो देश का है वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा इस वजह से, अगर इंस्टीट्यूशन नहीं होंगे तो। ठीक है, तो यही इसका जो है यही वर्क है इंस्टीट्यूशन के, कि ये हमको कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है, हमसे टैक्सेस लेती है, और देश का जो है डेवलपमेंट सिर्फ इन्हीं इंस्टीट्यूशंस की वजह से हो पाता है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं ये इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं, मतलब जो ये लोग हैं इनमें जो काम बटाए हुए हैं आपस में, ये किस तरीके से बटे हुए हैं ये देख लेते हैं। तो इसमें कहा गया है द पीएम एंड कैबिनेट मिनिस्टर्स आर द इंस्टीट्यूशन दैट टेक ऑल पॉलिसी डिसीजंस। यानी जो पीएम है और जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको काम दिया गया है कि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। ठीक है, जो कैबिनेट मिनिस्टर्स और पीएम होते हैं, पीएम जो होते हैं, ठीक है, उनको क्या काम दिया जाता है कि आप जो है इंपॉर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लेंगे। जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उनको काम दिया गया है कि आप लोग इम्प्लीमेंट, यानी जो देश में ये जो मतलब लॉ या फिर ये जो क्या कहते हैं यहाँ पे जो इम्प्लीमेंट करे जाएंगे ऑर्डर्स, वो सही तरीके से देश में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस चीज़ को आप ये देखेंगे, यानी रखवाली करेंगे कि उसको अच्छी तरीके से वहाँ पे क्या किया जाए, इम्प्लीमेंट किया जाए देश के अंदर उन लॉज को। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है इज़ द इंस्टीट्यूशन वेयर डिस्प्यूट्स बिटवीन सिटीजन्स, यानी सिटीज़न और गवर्नमेंट के बीच में जो वाद विवाद होते रहते हैं उनको सुलझाने के लिए क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट यानी कोर्ट जो है लिया जाता है। तो इस तरीके से क्लासीफाई किया गया है अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को उनके टास्क के लिए। ठीक है, तो हमने ये देख लिया इंस्टीट्यूशन किस तरीके से वर्क करते हैं। अब हम अगले टॉपिक पर आ जाते हैं जो कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या है,
In assembly of elected representative exercises supreme power on the behalf of people such a national assembly in India called parliament। यहाँ मतलब एक ऐसी असेंबली, यहाँ पे इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्टेड है, एक ऐसी असेंबली यहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो हैं उनके पास, यानी मतलब जो लोग अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से इलेक्ट होके आ रहे हैं, वो लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। ठीक है, वो लोग क्या होते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं। ठीक है, और वहाँ पे वाद विवाद किया जाता है, मतलब जो लॉज पास होने वाले हैं उनके बारे में चर्चा करी जाती है, उनके बारे में डिस्कशंस होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट में। तो देखो मैं ये जो है, जो ये ऊपर वाला है, ये ओल्ड पार्लियामेंट है, इट इज़ ओल्ड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और जो ये वाला आप जो नीचे वाला देख पा रहे हो, दिस इज न्यू पार्लियामेंट, दिस इज न्यू पार्लियामेंट। ओके, तो ये न्यू पार्लियामेंट है, ये ओल्ड पार्लियामेंट है। ओके, चलिए अब हम आगे देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट का हमने वर्क समझ लिया। व्हाट इज द वर्क ऑफ पार्लियामेंट? बहुत सा मतलब पार्लियामेंट क्या है? पार्लियामेंट है कि जहाँ पे बहुत सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज से जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो एक जगह बैठते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं किसी भी लॉ को पास करने के बारे में। ठीक है, अब पार्लियामेंट का वर्क क्या है? पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सरसाइज सम कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। यानी पार्लियामेंट जो होता है ना, उसको वो किसी के ये नहीं होता कि पार्लियामेंट, मान लो जैसे इस टाइम बीजेपी की सरकार चल रही है, तो पार्लियामेंट जो है ये नहीं है कि बीजेपी के तरीके से काम करेगा। पार्लियामेंट वो क्या है, रूल बनाने हैं। वो ये नहीं देखेगा कि अगर मान लो रूलिंग पार्टी ने उसका अप्रूवल दे दिया है तो पहले पार्लियामेंट का अप्रूवल जरूरी होता है। अगर पार्लियामेंट उसका अप्रूवल नहीं देता है, ठीक है, तो वो जो या फिर जो लॉ है वो पास नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो पार्लियामेंट के पास जो है कुछ कंट्रोल्स होते हैं, पावर्स होते हैं। ठीक है, इन सम कंट्रीज, मतलब इंडिया की तरह ये जो है पूरी तरीके से, मतलब उनके पास डायरेक्टली अपना ही क्या होता है, अपने ही कुछ पावर्स होते हैं। ये नहीं है कि वो किसी के क्या है, वो किसी के ऊपर डिपेंड हैं या फिर वो किसी के डिसीजंस को ही गलत साबित नहीं कर सकते। उनके पास ये क्या है, उनके पास ये फ्रीडम है कि वो किसी भी जो इनवैलिड चीज़ है उसको रोक सकते हैं। ठीक है, और यहाँ तक कि जो गलत डिसीजंस हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। Parliament control all the money that government have the most countries पर public money can be sent on the parliament section। ठीक है, यानी यहाँ अलग अलग जो मनी के काम होते हैं इंडिया के अंदर, वो कब किए जाते हैं, जब पार्लियामेंट जो है परमिशन देता है किस काम के लिए कितना पैसा यूज़ होगा। यानी जो मनी का पूरा क्या होता है, मनी को जो क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग किसके बेस पे, अलग अलग वर्ष के यू कैन से कामों के बेस पे, तो उसको किस तरीके से कौन डिवाइड करता है, कौन क्लासिफाई करता है, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट ही मनी मैटर्स को कंट्रोल करता है इंडिया के अंदर। ठीक है, पार्लियामेंट इज़ द हाईएस्ट फोरम ऑफ डिस्कशन। यानी जब सारे लोग मतलब सारी जो नीचे कैबिनेट मिनिस्टर्स, पीएम और जो और भी डिपार्टमेंट होते हैं, जब उनका अप्रूवल मिल जाता है तो जो पार्लियामेंट होता है ना, वो एक हाईएस्ट फोरम रह जाता है डिस्कशंस एंड डिबेट ऑन द पब्लिक इशू। यानी पब्लिक इशूज़, मतलब जब लॉ पास होता है तो जो लास्ट जो यू कैन से जो लेवल होती है या फिर जो लास्ट डिपार्टमेंट रहता है वो होता है पार्लियामेंट। ओके, तो या फिर यहाँ पर क्या होता है, जो अपोजिशन पार्टी होती है या फिर अपोजिशन पार्टी एंड रूलिंग पार्टी, मतलब सभी जो मेंबर्स होते हैं वो एक जगह क्या होते हैं, मतलब जो लॉ पास होते हैं उनके बीच में ये गलतियां निकालते हैं अपोजिशन पार्टी के लोग, किस तरीके से लॉ जो है गलत है और उसमें किस तरीके से बदलाव होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं, यहाँ पे देखो एक आपको ये दिख रहा होगा, ये एक आपको माइंड मैप कह लो या फिर, ठीक है, माइंड मैप दिख रहा होगा। यहाँ पे दिख रहा है कि इंडिया का पार्लियामेंट्री सिस्टम किस तरीके से काम करता है, हाउ इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम वर्क। तो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम को देख लेते हैं। इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर देखो, आप देख पा रहे होगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड प्रेसिडेंट। यहाँ पे प्रेसिडेंट के अलावा क्या होता है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी। क्या होता है, व्हाट इज देयर, ज्यूडिशरी। ठीक है, ज्यूडिशरी होता है। तो लेजिस्लेचर जो पार्लियामेंट सिस्टम है वो 3 पार्ट में क्लासिफाई किया गया है। एक है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है ज्यूडिशरी। अब ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर क्या काम करता है, लेजिस्लेचर जो है
ठीक है, ये 3 पार्टों में मैं अभी वो बताऊंगा लेजिस्लेचर क्या काम करता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो है उसके अंदर कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर वो लोग जो कि मतलब लॉज को पास करने के बाद लागू करते हैं, यानी देश में लागू करते हैं। ठीक है, देश में जो लागू करते हैं लॉज को, उसके वो कौन आते हैं, एग्जीक्यूटिव के अंदर। और ज्यूडिशरी जो ये देखते हैं सेफ्टी, मतलब जो सेफ गार्ड होते हैं कि वो लॉज जो है सही तरीके से मतलब सही तरीके से इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं कंट्री के अंदर या नहीं, उस वो कौन होते हैं, वो होते हैं ज्यूडिशरी। ओके, तो यहाँ पे हम फर्स्ट जो है वो है लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर के 2 हाउस होते हैं, लेजिस्लेचर को 2 पार्ट में और क्लासीफाई किया गया है, लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है, तो पहले हम लेजिस्लेचर के बारे में जान लेते हैं, व्हाट इज लेजिस्लेचर। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट इज द फाइनल अथॉरिटी फॉर मेकिंग लॉज। हाँ, मैंने बता दिया आपको कि पार्लियामेंट जो है वो फाइनल अथॉरिटी है। ठीक है, दिस टास्क ऑफ मेकिंग लॉज इज ऑल्सो क्रूशियल दैट दीज असेंबलीज आर कॉल्ड लेजिस्लेचर। यानी वो असेंबली जो लॉ पास करती हैं उन असेंबली को क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट के अंदर वो असेंबली जो लॉ पास करती हैं या फिर जो ऑर्डर पास करती हैं उनको हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेचर कहते हैं। ओके, पार्लियामेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड कैन मेक न्यू लॉज, चेंज एग्जिस्टिंग लॉज, अबॉलिश एग्जिस्टिंग लॉज और मेक न्यू वंस एट देयर प्लेस। यानी यहाँ पे जो पार्लियामेंट है उसके पास ये पावर होती है, यानी जो लेजिस्लेचर होता है उसके पास ये पावर होती है कि वो जो नए रूल्स हैं वो बना सकता है, पुराने रूल्स को वो हटा सकता है। जो कोई उसको लगता है कि ये लॉज जो है वो इनवैलिड है तो उसको भी वो क्या कर सकता है, हटा सकता है और उनकी जगह कोई नई लॉ लेकर आ सकता है। कौन, लेजिस्लेचर। जो ये क्या है, एक जो टाइप है लेजिस्लेचर पार्लियामेंट का। ठीक है, अब मैंने बताया आपको कि लोकसभा और राज्यसभा 2 होती हैं। ठीक है, तो लोकसभा क्या होती है, लोकसभा होती है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसका जो दूसरा नाम है, और राज्यसभा होती है हाउस ऑफ पीपल। ठीक है, अब लोकसभा और राज्यसभा की पावर्स क्या होती हैं, ये काम क्या करता है, हम उनके बारे में जान लेते हैं। Any ordinary law needs to be passed by both the houses, but if there is a difference between 2 houses, the final decision is taken your joint session in which member of both the houses sit together. Because of larger number of members, the view of Lok Sabha is likely to prevail in such a meeting. यानी अगर कोई भी ऑर्डिनरी लॉ जो है पास करना होता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, जो दोनों हाउसेज होते हैं वो एक दूसरे से मतलब जो बोथ हाउसेज जो है आराम से, मतलब बोथ हाउस जो दोनों जो हाउस होते हैं वो पास कर देते हैं लॉज को। ठीक है, मतलब पहले परमिशन ले लेते हैं वो लोकसभा के, उसके बाद ले लेते हैं किससे, राज्यसभा से। ठीक है, तो अलग अलग करके दोनों ही जो हाउस होते हैं वो क्या ले लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि कौन सा, अप्रूवल दे देते हैं कि कौन सा लॉ जो है पास होना चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई लॉ जो कि फाइनल डिसीजन, मतलब अगर कोई लॉ निकालने में क्या है, जो क्या ये डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, तो वहाँ पर दोनों ही जो क्या होती हैं, दोनों हाउसेज, जो दोनों ही हाउसेज होते हैं वो एक फाइनल डिसीजन के लिए जॉइंट सेशन करते हैं किसके लिए, फाइनल डिसीजन निकालने के लिए। ठीक है, एक तो इनका पहला काम ये है। लोकसभा एक्सरसाइजेज मोर पावर्स इन मनी मैटर्स, यानी मनी मैटर्स के जो काम होते हैं ये लोकसभा करती है। तो लोकसभा जो है, लोकसभा आप ये मान लीजिए लोकसभा है सेंट्रल लेवल पर रूल्स को क्या करने के लिए, बनाने के लिए, मेकिंग ऑफ रूल्स एट सेंट्रल लेवल, तो उसके लिए है लोकसभा। और मेक दी लॉज एट स्टेट लेवल, तो उसके लिए है राज्यसभा। ठीक है, तो मनी मैटर्स में कौन काम करती है, लोकसभा। Once the Lok Sabha passes the budget of the government or any other related law can't react, तो द राज्यसभा कैन ओनली डिले। अच्छा, मतलब अगर लोकसभा जो है किसी भी लॉ को पास कर देती है, ठीक है, मनी मैटर से रिलेटेड, या फिर एक मनी, मतलब इंडिया का बजट, ये या फिर क्रिकेट उसका कंट्री का बजट पास कर देती है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट जो वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है वो भी उसको क्या नहीं कर सकती, उसको हटा नहीं सकती। ठीक है, लेकिन जो राज्यसभा है, अगर मान लो उसको डिसीजन गलत लग रहा है तो वो 14 दिनों के लिए उसको डिले कर सकती है, ताकि वो कुछ और प्रूफ दिखा के मतलब ये दिखा सके कि इसको मतलब बदलो। यानी 14 दिन का टाइम ले सकती है राज्यसभा कि इस लॉ को मत लगाओ, और कुछ और चेंजेस जो है उसमें सजेस्ट कर देती है। यानी जो राज्यसभा है वो सजेशन देती है और जो लोकसभा है वो लॉज को पास करती है। ठीक है, इतनी चीज़ हमको समझ में आ गई। चलिए, मोस्ट इम्पोर्टेंटली द लोकसभा कंट्रोल्स द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। लोकसभा जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को
कंट्रोल करती है हमने जाना। तो भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किस पे होते हैं, सेंट्रल लेवल पे, लोकसभा ही काम करेगी उसके लिए। तो ओनली अ पर्सन हु एंजॉयड द सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ लोकसभा, मतलब जो लोकसभा के अंदर, यानी मान लीजिए बीजेपी है इस टाइम पे, तो बीजेपी मान लीजिए पावर में आ गई, बीजेपी जीत गई, ठीक है। तो लोकसभा में क्या हुए, लोकसभा में इलेक्शन हुए, लोकसभा इलेक्शन हुए, ठीक है। लोकसभा इलेक्शन में कौन सी पार्टी जीती, बीजेपी पार्टी। बीजेपी पार्टी में जो लोकसभा के वहाँ पे मेंबर्स होंगे ना, वहाँ पे फिर वोटिंग कराई जाती है उन मेंबर्स के बीच में, जो वहाँ पे मेंबर्स होते हैं उन पे वोटिंग कराई जाती है कि कौन जो है प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए ज़्यादा मतलब अच्छी पोजीशन के लिए डिपेंड करता है उस पीपल के व्यवहार के ऊपर, पीपल के पास कितना एक्सपीरियंस है उसके ऊपर। उस तरीके से जितना सपोर्ट ज़्यादा होता है ना किसी एक मेंबर का किसके अंदर, लोकसभा के अंदर, तो वही इंडिया का मतलब आने वाला कंट्री का क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है, ठीक है। तो इफ़ मैं जो, अच्छा हाँ, तो यह तो हमने कर लिया। तो हमने क्या पढ़ लिया यहाँ पे, हमने पूरा ही जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर समझ लिया, उसके जो दो हाउसेज होते हैं वो समझ लिए, ठीक है। दोनों हाउसेज का वर्क क्या होता है वो समझ लिए, उनके पास पावर्स क्या होती हैं हमने वो समझ लिया। अब हम लेजिस्लेचर से कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। तो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक ऑफ लेजिस्लेचर। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव क्या होता है, द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट विच इन्फोर्स द लॉ, यानी जो कानून, मतलब जो क्या कहते हैं आप, जो ऑर्डर्स होते हैं उनको जो फोर्स में लेके आती है, फोर्स में मतलब देश में जो लागू करती है, वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या वो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट जो देश में लॉज को लागू करती है, उसको हम क्या कहते हैं, एग्जीक्यूटिव कहते हैं, ठीक है। तो लेजिस्लेचर क्या करती है, लेजिस्लेचर कानून मतलब लॉ बनाती है, एग्जीक्यूटिव लॉ पास करती है, मतलब लॉ को क्या कर देती है, लॉ को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है, यानी किस की लागू करती है देश के अंदर। और अब हम देख लेते हैं एग्जीक्यूटिव। जैसे हमने देखे ना उसके दो हाउसेज होते हैं, इस तरीके से एग्जीक्यूटिव दो टाइप्स के होते हैं। एग्जीक्यूटिव आर ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सेकंड है परमानेंट एग्जीक्यूटिव। पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव क्या होता है, ये वो एग्जीक्यूटिव होता है जो लोगों के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, छोटे टाइम पीरियड के लिए। यानी जैसे हम कहें, बात करें तो पीएम, ठीक है, पीएम, प्रेसिडेंट, कैबिनेट मिनिस्टर, ये जो लोग हैं किस द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, पीएम वगैरह और प्रेसिडेंट वगैरह किस द्वारा, पीपल द्वारा, ठीक है। लेकिन ये जो पीपल द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ये थोड़े शॉर्टर पीरियड टाइम के लिए। जैसे जो पीएम होता है वो किसके लिए होता है, 5 साल के लिए होता है, प्रेसिडेंट 5 साल के लिए होता है, ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स भी कम टाइम पीरियड के लिए ही रहते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जनता द्वारा जो है इलेक्ट किए जाते हैं, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये डिसीजंस यानी लॉ को, कानूनों को पास करने का काम कौन करते हैं, यही लोग करते हैं, कानूनों को लागू करने का काम यही लोग करते हैं। परमानेंट एग्जीक्यूटिव कौन होते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव वो होते हैं जो होते हैं तो मतलब एग्जीक्यूटिव का ही पार्ट हैं, ठीक है, लेकिन वो किसी द्वारा वो नहीं किए जाते, मतलब कि वो लोगों द्वारा अपॉइंट नहीं किए जाते, बल्कि वो अपने जो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद क्या बनते हैं, वो एग्ज़ाम क्रैक करने के बाद लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करते हैं किसके लिए, कंट्री के लिए, ठीक है। जैसे सिविल सर्वेंट्स जो है उसका एक एग्जांपल है सिविल सर्वेंट, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ठीक है। इस तरीके की जो ये फोर्सेस होती हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, ये होते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव, ठीक है। अब हम आगे आ जाते हैं पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हमने यहाँ पे देखा था ना पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के बारे में जो ये पीएम और काउंसिल मिनिस्टर्स था, इनके बारे में हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे बात कर लेते हैं। पीएम एंड काउंसिल मिनिस्टर्स। पीएम इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यानी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन होता है, ये तो हम सब जानते ही हैं, ठीक है, ये तो हम सब जानते ही हैं। देयर इज़ नो डायरेक्ट इलेक्शन फॉर पीएम, ये तो हमको पता ही है कि मतलब जो पीएम है वो डायरेक्टली इलेक्टेड जो है पीपल द्वारा नहीं किया जाता, उसे उनको कौन अपॉइंट करता है, जो प्रेसिडेंट होता है अपॉइंट करता है पीएम को, ठीक है। देयर इज़ अ पर्सन हु गेन मेजोरिटी फ्रॉम द विनिंग पार्टी बिकम पीएम, यानी लोकसभा जो होती है, हमने अभी बात की थी, लोकसभा के मेंबर्स में जो मेजोरिटी ऑफ वोट्स गेन करता है, यानी मेजोरिटी गेन करता है
है ना, वो ही क्या बनता है, फ्यूचर का पीएम बनता है। यानी जो पार्टी मान लीजिए जीत गई, ठीक है, और वहाँ पे देखिए वो पार्टी होती है तो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे क्या आते हैं, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बहुत सारे लीडर्स आते हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं। तो अब उन रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में वोटिंग कराई जाती है कि कौन जो है असली हकदार है उनके हिसाब से पीएम बनने का। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो एक इंसान को सपोर्ट करते हैं वो इंसान फ्यूचर में पीएम बन जाता है, ठीक है। देयर आर डिफरेंट टास्क कंट्री कैटेगराइज फॉर डिफरेंट मिनिस्टर। अब बहुत सारे टास्क होते हैं वो तो हम सब जानते ही हैं, और वो डिफरेंट मिनिस्टर्स के लिए अपॉइंट मतलब कैटेगराइज किए गए हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली टॉप लेवल। अब पहला जो टास्क होता है मतलब पहली तरीके के मिनिस्टर्स हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर। कैबिनेट मिनिस्टर हम ऊपर भी पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। दे आर यूजुअली टॉप लेवल लीडर्स, यानी ये टॉप लेवल के मिनिस्टर्स होते हैं ऑफ रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ मेजर, ओके। तो द टेक, हाँ मतलब हमने बता दिया कि डिसीजंस जो हैं लेते हैं ये और पास करते हैं लॉज को, ठीक है। तो वो कैबिनेट मिनिस्टर्स के हम बारे में तो ऊपर ही बात करके आ रही हैं, ठीक है। इसके अलावा हम आ जाते हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट। दे आर अटैच टू रिक्वायर्ड असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर्स जो होते हैं उनके साथ जो है ये बातचीत करने में कि लॉ मतलब उनको डिस्कशन या फिर उनको कुछ अपने विचार बताने के लिए, अपने थॉट्स बताने के लिए ये मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, ये जो हैं इंचार्ज होते हैं स्मॉल मिनिस्ट्रीज, यानी छोटी छोटी जो मिनिस्ट्रीज होती हैं उनके इंचार्ज होते हैं ये, ठीक है। और कैबिनेट जब मीटिंग में इनको इनवाइट किया जाता है ना तो ये पार्ट लेते हैं। मतलब इनवाइट किया जाता है का क्या मतलब है, इनवाइट किया जाता है मतलब जब कोई भी डिसीजन क्या होता है इम्प्लीमेंट करने में दिक्कतें आती हैं तो जब कौन आते हैं, जब मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट, यानी इनका डिस्कशन किया जाता है इनके साथ कैबिनेट मिनिस्टर द्वारा। यानी यहाँ पर जो कैबिनेट मिनिस्टर है ना उनका रिलेशन किनसे है, तीनों से है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी इन दोनों से कैबिनेट मिनिस्टर्स का कुछ ना कुछ रिलेशन है, ओके। अब हम बात कर लेते हैं पीएम के बारे में। तो ये देखो ये तो हम सब जानते ही हैं कि इंडिया के इस टाइम पे कौन पीएम है, मिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है, मोदी जी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि मोदी मतलब जो हमारे पीएम होते हैं उनके मतलब वो काम क्या करते हैं, उनका काम क्या होता है और उनकी पावर्स क्या होती हैं। He chairs cabinet meetings, coordinate the work of different departments. His decisions are finally in the case of disagreement arise between department. यानी ये जो है कैबिनेट मीटिंग्स में हिस्सा रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो हैं अगर मान लीजिए कोई डिसीजंस जो है लेने में जो अलग अलग डिपार्टमेंट हैं वो टफ फील कर रहे हैं या फिर वो ये फील कर रहे हैं कि हम ये डिसीजंस नहीं ले पाएंगे, तो वहाँ पे कौन आते हैं, वहाँ पे पीएम जो है वो एक ऐसा यू कैन से एक ऐसी बॉडी होती है, एक ऐसी बॉडी होती है जो फाइनल डिसीजन ले सकती है। मतलब जो फिर वो चाहती है, मतलब जो फिर वो पीएम चाहता है वही कर सकता है, ठीक है, वही पास हो जाता है। अगर कोई भी जो ऑर्डर है वो पास नहीं हो पा रहा, एग्री नहीं हो पा रहा हर डिपार्टमेंट द्वारा, तो पीएम वहाँ पे पास कर देता है उस लोगों को। पीएम जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी जो पीएम है वो अलग अलग मिनिस्टर्स को उनके वर्क मतलब उनके वर्क के हिसाब से क्या करता है, अपॉइंट करता है। जैसे इंडिया में होम मिनिस्टर की जो मतलब होम मिनिस्टर की जो ये होती है क्या कहते हैं जो पॉइंट होता है होम मिनिस्टर का ये अलग होता है, ठीक है। होम मिनिस्टर को अलग काम के लिए अपॉइंट किया जाता है सेफ्टी मिनिस्टर को अलग काम के लिए, ऐसी ट्रेन मिनिस्टर्स, बहुत सारी तरीके के मिनिस्टर्स होते हैं, उनको अलग अलग वर्क के लिए क्या किया जाता है, उनको अलग अलग वर्क्स के लिए अपॉइंट किया जाता है, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम भी पीएम ही करता है, अलग अलग वर्क्स को डिस्ट्रीब्यूट करने का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू जो थे, अब यहाँ पे जो है दो एग्जाम्पल दिए गए हैं कुछ पीएम के, ठीक है। तो भाई देखो जवाहरलाल नेहरू जो है बहुत वो थे, इनकी वजह से जो है मतलब हाँ तो मतलब इन दोनों के बारे में तो हम जानते ही हैं, जवाहरलाल नेहरू एंड इंदिरा गांधी। अब हम देख लेते हैं द पीएम ऑफ अ कोएलिशन गवर्नमेंट कांट, मतलब वो गवर्नमेंट मान लीजिए, हाँ तो दैट मीन कोएलिशन गवर्नमेंट जो होती है, कोएलिशन गवर्नमेंट का जो पीएम होते हैं, ठीक है, वो अपनी मर्जी का डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। तो हमने ये पावर्स जान ली, हमने पीएम तो हमको पता ही है भाई, सब लोग जानते हैं पीएम,
ठीक है। और हमने उनकी पावर जान ली, पीएम की पावर क्या होती है, वो जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कामों को अलग अलग मिनिस्टर्स के लिए, और वो क्या करते हैं मीटिंग्स में क्या करते हैं, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं मीटिंग्स में जो डिसीजंस होते हैं उनको पास करने में, ठीक है। इसके बाद आ जाते हैं हम प्रेसिडेंट की क्या पावर होती हैं, ठीक है। तो ये देखिए आपको ये जो फोटो दिख रहा होगा, ये हमारे इंडिया की प्रेसिडेंट है जो अभी न्यू बनी है, इनका नाम है द्रौपदी मुर्मू, हम सब जानते हैं, ठीक है। अब हम जान लेते हैं व्हाट आर द पावर्स गिवन टू द प्रेसिडेंट, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ द स्टेट होता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइज द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री, यानी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होती हैं ना कंट्री के अंदर, उनको कौन फंक्शन करता है, यानी उनको अलग अलग देखभाल कौन करता है, उनकी उनकी जो देखभाल करता है, उनको नज़र रखता है उन पर, वो कौन होता है, वो होता है प्रेसिडेंट, ओके। प्रेसिडेंट इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, ठीक है। जो प्रेसिडेंट होता है वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है पीपल द्वारा। कौन करते हैं फिर उन्हें इलेक्ट, कौन करता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी एमपीज जो होते हैं, एमपीज किसे इलेक्ट करते हैं, एमपीज इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को, एमपीज और एमएलएज, ठीक है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट, जितनी भी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं जैसे मनी मैटर से रिलेटेड, जैसे लड़ाई दंगे से रिलेटेड, वो किसके नाम पे ली जाती हैं, वो किसके नाम पे ली जाती हैं, वो होती हैं प्रेसिडेंट के नाम पर। सारे डिसीजंस जो हैं वो कब पास हो सकते हैं, जब इन दी एंड में प्रेसिडेंट उसकी इजाज़त दे दे, उसकी परमिशन दे दे कि ये लॉ पास हो सकता है, ठीक है। ऑल अपॉइंटमेंट, यानी बहुत सारे अपॉइंटमेंट होते हैं कि जहाँ पे मतलब इंडिया के अंदर या फिर किसी भी कंट्री के अंदर जब बहुत सारी क्या होती हैं, बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं और कोई जो लॉ है या जो ऑर्डर है वो फोर्स में नहीं आ पाता, तो बहुत सारे क्या होते हैं अपॉइंटमेंट करते हैं जो प्रेसिडेंट होते हैं बहुत सारे दूसरी इंस्टीट्यूशंस के साथ, जैसे चीफ जस्टिस हुआ, ठीक है। और एक मिनट, जैसे चीफ जस्टिस हुआ, ओके, अरे हाँ, जैसे चीफ जस्टिस हुआ, सुप्रीम कोर्ट हुआ, सुप्रीम कोर्ट के जज हुए, हाई कोर्ट्स के जज हुए, गवर्नर्स हुए, इनके साथ अपॉइंटमेंट भी कौन करते हैं, इनके साथ अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ओनली, ओके। अब हम आ जाते हैं ज्यूडिशरी, हमने कौन क्या क्या जान लिया, एग्जीक्यूटिव जान लिया, लेजिस्लेचर जान लिया, दोनों के जो दो दो टाइप में क्लासीफाई किया गया है वो जान लिए। अब हम आ जाते हैं तीसरी ज्यूडिशरी पे। ज्यूडिशरी, द ज्यूडिशरी इज दैट ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट दैट इंटरप्रेट्स द लॉ, settles disputes and administers justice to all citizens, यानी मैंने बता दिया कि यानी जो लॉ हैं या फिर जो ऑर्डर्स हैं जो कि इम्प्लीमेंट किए गए हैं एक देश के अंदर, वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, उनकी जो वॉचडॉग मतलब रखवाली करने वाला, ठीक है, जो लॉज होते हैं उनकी रखवाली करने वाली जो ब्रांच होती है उसको हम क्या कहते हैं, ज्यूडिशरी। जैसे कि जो सिविल सर्वेंट्स वगैरह होते हैं, जैसे पुलिस हुई, ठीक है, कोर्ट हुए, ठीक है, ये लोग, क्योंकि यहाँ पे अगर मान लीजिए हमारे कोई राइट्स को क्या कर देता है, हमारे राइट्स को कोई छीन लेता है हमसे, तो हम क्या कर सकते हैं वहाँ पे, वी कैन अपील इन दी कोर्ट फॉर इट, हम जो है अपील कर सकते हैं उसके लिए कोर्ट में, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहाँ पे वो ज्यूडिशरी का काम होता है, वो ज्यूडिशरी के तरह काम करता है, ठीक है। तो ज्यूडिशरी का एक जो वो होता है एग्जाम्पल, वो होता है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट एट द एंटायर मतलब नेशनल लेवल पे होता है, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ा विवाद है तो उसको मान लीजिए हाई कोर्ट यानी स्टेट लेवल पे सॉल्व नहीं किया गया, तो उसको मतलब पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पे हमको अपना इंसाफ चाहिए, ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं, लोकल कोर्ट में करते हैं, ठीक है। लोकल कोर्ट का डिसीजन अगर हमको अच्छा नहीं लगता, फिर हम क्या करते हैं, हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वहाँ पर जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का भी डिसीजन अगर हमको पसंद नहीं आता तो हाई कोर्ट पे जाते हैं। वैसे तो हाई कोर्ट तक की बात खत्म हो जाती है, हाई कोर्ट जो है बहुत सोच समझ के डिसीजन देते हैं, लेकिन अगर हाई कोर्ट पर भी बात खत्म नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट जो है लास्ट वो होता है। फिर अगर सुप्रीम कोर्ट कुछ भी फैसला दे वो आपको मानना पड़ता है, दैट इज दी लास्ट वेपन, ठीक है। लास्ट वेपन क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट ही होता है, ठीक है। तो हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। फिर अब ज्यूडिशरी के बारे में देख लेते हैं। इन इंडिया ज्यूडिशरी इज़ अ इंडिपेंडेंट बॉडी, ज्यूडिशरी इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि मान लो अगर देख लो इंडिपेंडेंट नहीं हुई
जो गवर्नमेंट उस टाइम पर रूल कर रही है उसके अंदर काम करती है अगर वो जुडिशरी, तो क्या होगा फिर वो वही रूल्स फॉलो करेगी या फिर वही बात मानेगी उसी गवर्नमेंट की जो वहाँ पर काम कर रही है, जिस वजह से जो क्या होंगे, जो एंड में डिसीजंस होंगे वो क्या नहीं हो पाएंगे, वो इक्वल नहीं हो पाएंगे, सही तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। ठीक है। जजेस जो होते हैं सुप्रीम एंड हाई कोर्ट्स के अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है। तो पीएम और प्रेसिडेंट जो है दोनों बाद मतलब अपने डिस्कशन करते हैं और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज अपॉइंट किए जाते हैं। जो सीनियर मोस्ट जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस जो है अपॉइंट करते हैं। द सुप्रीम एंड हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड कैन बी डिक्लेयर्ड इनवैलिड द लॉज ऑफ लेजिस्लेचर। यानी सुप्रीम कोर्ट के पास जो है पावर होती है कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर से जो लॉ पास होके आए हैं उनको इनवैलिड साबित कर दें, यानी कोर्ट जो हैं वो लॉज को इनवैलिड साबित कर सकते हैं। एनीवन कैन अप्रोच द कोर्ट्स इफ पब्लिक इंटरेस्ट हर्ट बाय द एक्शन ऑफ गवर्नमेंट। यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट मतलब जो लोग हैं अगर वो उससे खुश नहीं है, ठीक है, लोग जो हैं अगर जो गवर्नमेंट का डिसीजन है उससे खुश नहीं है तो वो कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वहाँ पे कोर्ट में उससे रिलेटेड क्या कर सकते हैं, केस दर्ज कर सकते हैं, वहाँ पे केस लिखवा सकते हैं। ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को जो मतलब वहाँ पे सवाल उठाना कोर्ट के अंदर किसके लिए किसके खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको हम क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ठीक है। तो देखो हमने इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ा क्या है, शुरुआत से एक बार हम रिमाइंड कर लेते हैं कि ऑर्डर किस तरीके से पास करते हैं, वहाँ पे कितने सारे लोगों का सपोर्ट होता है ऑर्डर पास करने के लिए, हमने यहाँ तक ये पढ़ा। उसके बाद इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, उनकी ज़रूरत क्या होती है इंस्टीट्यूशन की हमारे देश में, फिर काम क्या होते हैं। ठीक है। उसके बाद इंस्टीट्यूशन बहुत मतलब इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत सारी क्या आती हैं, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन की बहुत सारे टाइप्स आते हैं, उनको हमने पढ़ा। एक पार्लियामेंट, फिर पार्लियामेंट जो है 3 तरह से होता है। ठीक है। हमने वो तीनों तरीके से जो पार्लियामेंट था वो पढ़ा, उसके काम पढ़े पार्लियामेंट के, लेजिस्लेचर, ठीक है, उसके दोनों हाउसेस के बारे में पढ़ा, फिर एग्जीक्यूटिव के बारे में पढ़ा। ओके। उसके बाद हमने एंड में ज्यूडिशरी पर आके हमारे चैप्टर को ख़त्म कर दिया। ठीक है। तो इस चैप्टर में जो ये चैप्टर था इसमें बेसिकली था तो यही। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अब अपनी अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो थैंक यू, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।